आज फिक्र की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर के प्रमोशन की खबर से। जनरल मुनीर को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया गया। यह प्रमोशन उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद इनाम के तौर पर मिला है। यानी हार कर प्रमोशन पाने वाले को मुनीर कहते हैं। आप इसे जनरल मुनीर का पराजय प्रमोशन भी कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया की तमाम सैन्य व्यवस्थाओं में फील्ड मार्शल एक ऐसा पद होता है जो केवल असाधारण युद्ध जीतने या सैन्य इतिहास को बदलने पर दिया जाता है। लेकिन मुनीर ने क्या बदला है? कुछ नहीं। उल्टा पाकिस्तान की हार वाली लिस्ट में एक और तारीख जोड़ दी है। ये वही जनरल है जिन्होंने पहलगाम हमले से पहले एक भड़काऊ भाषण दिया था, लोगों को हिंदुओं के खिलाफ हमले के लिए भड़काया था। शायद पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बनने के लिए शुरुआती योग्यता इतनी होती है। मुनीर को प्रमोट करने का यह फैसला पाकिस्तान की कैबिनेट ने लिया है, तो आप यह भी कह सकते हैं कि हारने पर जो जश्न मनाए और प्रमोशन दे उसे पाकिस्तान कहते हैं। कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हार में भी खुश रहता है। भारत से हारने के बाद वहां की सड़कों पर हार के जश्न की तस्वीरें सामने आई थी, और अब उस हार की खुशी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ का प्रमोशन कर दिया गया है। उनके कंधे पर एक और स्टार लगा दिया गया है। मुनीर अब चाहें तो स्टार्स गिनते रह सकते हैं। वैसे जंग के मैदान में भी पाकिस्तान को दिन में तारे ही देखने पड़े थे और गिनने पड़े थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, लोगों का ये कहना है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये मुनीर का प्रमोशन नहीं है, बल्कि आर्मी चीफ के पद से उनको हटाने की एक कोशिश है, जिसके बाद एक नया इंसान वहां पर आए और मुनीर को साइड ट्रैक कर दिया जाए। ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान के कई खूंखार आतंकी मार दिए। इसके बाद भी असीम मुनीर को अक्ल नहीं आई। उसने कायरतापूर्ण हमला किया और खुद ही पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान का जिम्मेदार बना। पाकिस्तान में आज जिस जनरल असीम मुनीर को प्रमोशन मिला है, देखिए वो पाकिस्तान में तबाही की कितनी बड़ी वजह बन चुका है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर 9 आतंकी शिविर नष्ट किए। भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमला किया और उसके 100 से ज्यादा आतंकियों को मार डाला। इसके बाद एक ही ऑपरेशन में परमाणु शक्ति वाले देश पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। भारत के हमले में पाकिस्तानी वायुसेना की 20% संपत्ति नष्ट हो गई है। भारत के हमले में पाकिस्तान के बोलारी एयरबेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। भारत के हमले में पाकिस्तान के कई डिफेंस सिस्टम खत्म हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के बारूदी भंडार को नुकसान पहुंचा। यानी जनरल मुनीर पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की इतनी बड़ी वजह बना। और विडंबना देखिए, ये वो पाकिस्तान है जहां युद्ध हारने का जश्न मनाया जा रहा है और एक हारे हुए जनरल को प्रमोशन दिया जा रहा है। खैर, अब एक ऐसी खबर जिसमें भारत के खिलाफ साजिश, धोखा और विश्वासघात है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों तक युद्ध चला। हर कोई यही समझ रहा है कि यह युद्ध 2 देशों के बीच हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि इस युद्ध में तीसरा देश भी शामिल था। यह वो देश है जो कि धोखेबाजी और विस्तारवाद के लिए बदनाम है। इस देश ने भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत की मिसाइलें और ड्रोन्स पाकिस्तान के ठिकानों पर बरस रही थीं, जिस वक्त भारत के हथियार पाकिस्तान के एयरबेस पर बरस रहे थे, जिस वक्त भारत ने तय कर लिया था कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाकर रहना है, उस वक्त शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ ने मिलकर बड़ी साजिश रची। भारत के खिलाफ इस चाइनीज साजिश पर आज हम फिक्र की कई फाइल्स खोलेंगे। चीन ने पर्दे के पीछे से दोहरी चाल चली, डिप्लोमेटिक नकाब के पीछे छुपकर भारत पर खंजर चलाया। यानी जब इस्लामाबाद खौफ में था, उस वक्त बीजिंग का नकाब उतर रहा था। रक्षा मंत्रालय से जुड़े थिंक टैंक सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युद्ध में पाकिस्तान को जिताने के लिए चीन ने पूरा जोर लगा दिया। चीन ने पाकिस्तान के डिफेंस और रेडार सिस्टम को एक नए सिरे से व्यवस्थित करने में मदद की। चीन ने पाकिस्तान की रेडार तैनाती इस तरह से करवाई कि जब भारत उस पर हमला करे तो पाकिस्तान को पहले ही पता चल जाए। और आज हम आपको चाइनीज ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज एंट्री के 10 सबूत दिखाएंगे जो बीजिंग को पूरी तरह से बेनकाब कर देंगे। चीन ने पाकिस्तान की मदद करने में अपना पूरा सिस्टम लगा दिया। उसके बावजूद पाकिस्तान की इस युद्ध में हार हुई और उसे भारत के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। पाकिस्तान तो भारत का घोषित दुश्मन है, लेकिन किस तरह चीन ने कूटनीतिक परछाई में रहकर युद्ध का नियम तोड़ा है, आज उसे समझना जरूरी है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज एंट्री के सबूतों को 4 चैप्टर्स में बांटा है। जब पाकिस्तान भारत के हमलों से करहा रहा था, तब चीन ने मेड इन चाइना हथियारों से पाकिस्तान की मदद की। भारत ने दुनिया को चाइनीज मिसाइल के सबूत दिखाए।
पर्दे के पीछे से चीन लगातार पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचा रहा था। जब भारत के हमलों से पाकिस्तान दहल रहा था, तब चीन ने पाकिस्तान को तकनीकी सहायता पहुंचाई। इसके अलावा चीन ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर भी मदद की। चीन ने अपने मीडिया नेटवर्क के माध्यम से भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा। चीन का मीडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की डिफेंसिव पोजीशन को सही ठहराने में जुटा रहा। इस तरह चीन ने यूएन चार्टर के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है। उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी घसीटा जा सकता है। अब आपको सबूत दिखाते हैं, इससे साबित होता है कि चीन भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। 7 और 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान में जबरदस्त संघर्ष रहा। भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली चाल, मिसाइल वाले प्रहार को हवा में ही नष्ट कर दिया। भारत के दमदार एक्शन में चीन की साजिशें भी फेल हो गई। चीन की मदद भी पाकिस्तान के काम नहीं आ पाई। आपको 10 ऐसे सबूत दिखाते हैं जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को डिकोड कर रहे हैं। पहला हिस्सा खुफिया जानकारी वाला। चीनी सैटेलाइट से पाकिस्तान को लाइव ISR डेटा सप्लाई। इसे आप आसान भाषा में समझिए। दरअसल चीन ने अपने खुफिया सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान को लाइव डेटा उपलब्ध कराए। ये ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस डेटा थे। पाकिस्तान डेटा का इस्तेमाल कर भारत की सैन्य गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी में कर रहा था। नंबर 2 है HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति। चीन ने पाकिस्तान को हाईटेक HQ-9P एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात करने में मदद की थी। इस सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय एयर स्ट्राइक को रोकने के लिए किया गया था। हालांकि ये कोशिश कैसे नाकाम रही, हर किसी ने देखा। नंबर 3 है साइबर सहायता और GPS जैमिंग। भारतीय कम्युनिकेशन और GPS सिग्नल्स को बाधित करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को साइबर तकनीक की सहायता दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट की लोकेशन डिस्टर्ब करना था। नंबर 4 है चीनी सैन्य विशेषज्ञों की तैनाती। संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर चीनी सैन्य सलाहकार और टेक्निकल एक्सपर्ट्स देखे गए, जो सिस्टम्स की मॉनिटरिंग और इंटरफेसिंग में सहयोग कर रहे थे। नंबर 5 है चीन पाकिस्तान ज्वाइंट कमांड मॉड्यूल। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत के हमलों के दौरान चीन और पाकिस्तान में संयुक्त कमांड मॉड्यूल था, जो चीन और पाकिस्तान के बीच वर्चुअल लिंक से संचालित किया गया था। इसके आधार पर पाकिस्तान की ओर से कई निर्णय लिए गए। नंबर 6 है चीनी ड्रोन सपोर्ट। PNS मियांवाली बेस के पास पाकिस्तानी सेना ने चीनी मेल यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स का प्रयोग किया। इसका कमांड एंड कंट्रोल सपोर्ट बीजिंग से दिया। ट्रैकिंग सिस्टम की लाइव फीडिंग। भारतीय विमानों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए पाकिस्तान को चीन की ओर से जानकारी मिल रही थी। उच्च गुणवत्ता वाली इलेक्ट्रॉनिक फीड दी गई थी, जिससे पाकिस्तान भारत की स्ट्राइक लोकेशन का पूर्वानुमान कर सके। नंबर 8 है JDAMs के लिए चीनी कोऑर्डिनेशन। पाकिस्तान को JDAMs यानी जॉइंट डायरेक्ट एक्शन अटैक म्यूनिशन के उपयोग के लिए चीन से मदद मिली थी। चीन ने इसको लेकर कोऑर्डिनेशन सपोर्ट दिया था, जिससे टारगेटिंग एक्यूरेसी बढ़ाई जा सके। CPEC के जरिए लॉजिस्टिकल चैनल। चीन पाक आर्थिक गलियारे के तहत कई संवेदनशील उपकरण और रेडार सिस्टम रातों रात पाकिस्तान पहुंचाए गए थे। विशेष रूप से ग्वादर और बलूचिस्तान क्षेत्र से पाकिस्तान को मदद मिली। इसको लेकर कहा जा रहा है कि यह मदद चीन नहीं दी थी। सिर्फ हथियार, तकनीक और जानकारी नहीं, बल्कि चीन ने पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी किया। चीन ने अपने मीडिया नेटवर्क के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया, मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा। चीन तो बहुत सालों से पाकिस्तान की मदद कर रहा है और आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस समय पाकिस्तान का जो 80% डिफेंस इक्विपमेंट है, चाहे आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, उसके रडार्स हों और वहाँ पे नेवी के रिसोर्सेज हों, सब चाइना के बने हुए हैं। चीन का जो नया रूप सामने आ रहा था, उसके मुताबिक उसने जो पहले ही उसको एयर डिफेंस रडार्स दिए थे, उसको इस तरह से डिप्लॉय किया गया कि वो हमारे जो हमले को, चाहे हम एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करें, मिसाइल्स का इस्तेमाल करें या और भी किसी रिसोर्सेज का लाइक ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल करें, तो वो डिटेक्ट हो जाए और पाकिस्तान को कोई क्षति न पहुंचे। साथ ही साथ उसने सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो भी पाकिस्तान के साथ शेयर करना शुरू किया, ताकि पाकिस्तान को जो हमारे डिप्लॉयमेंट के बारे में, हमारी एसेट्स के बारे में जानकारी मिले, ताकि अगर हमारी तरफ से कोई हमला होता है तो पाकिस्तान उस पर उल्टा प्रहार कर पाए या पाकिस्तान अपनी तरफ से प्रहार कर पाए।
के जो एयरक्राफ्ट हैं, जो उनके एयर डिफेंस रडार्स हैं, जो बहुत क्रिटिकल होते हैं किसी देश की हिफाजत के लिए, जो सेटेलाइट से खबरें मिलती हैं जिससे उनको पता लगता है कि हमारी तैयारियां क्या है, तो हर चीज़ में उनको मदद दी और आगे मदद देने का पूरा भरोसा दिया कि अगर लड़ाई आगे बढ़ती तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि चीन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के फॉर्म में बेल्ट रोड इनिशिएटिव का है, ग्वादार पोर्ट पे है, कराची में डेवलपमेंट है, तो वहाँ पर चीन ने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है। और इसलिए और अपने जो चीन और पाकिस्तान हमेशा अपने आप को ऑल वेदर फ्रेंड बोलते हैं, तो इसलिए इस बार उसका अप्रत्याशित रूप से समर्थन था पाकिस्तान को। और अब खबर यह है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान भारत के घातक हथियारों की रेंज में, मतलब लाहौर से लेकर बलूचिस्तान तक, खैबर से लेकर रावलपिंडी तक, पाकिस्तान का हर शहर, हर मोहल्ला, हर बंकर, सब कुछ हमारे हथियारों की रेंज में है। ये जानकारी लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान ने न्यूज एजेंसी एनआई को एक इंटरव्यू में दी है। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है। भारतीय सेना पाकिस्तान में कहीं भी हमला कर सकती है। रावलपिंडी से खैबर पख्तूनवा तक हमारी मारक क्षमता है। पाक आर्मी हेडक्वार्टर कहीं भी हो, हमारी रेंज में ही रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान के इस बयान का छोटा सा ट्रेलर तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया, जब भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर हमला किया। और कहा जा रहा है अभी तक तो हमने सिर्फ ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया है, पृथ्वी और अग्नि तो बाकी हैं। भारतीय सेना ने न केवल आतंकियों की कमर तोड़ दी, बल्कि पाकिस्तान के वो तमाम एयरबेस भी तबाह कर दिए जहां से भारत पर हमलों की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के चाइनीज और तुर्की में ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलों का क्या हुआ, वो सब देखकर शाहबाज शरीफ और मुनीर बहुत चिंतित थे। लेकिन अब लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान के बयान के बाद उनकी नींद उड़ी हुई है। भारतीय सेना के इस बयान की तीव्रता से पाकिस्तान में डर का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। भारतीय सेना की रेंज में होने की बात सुनकर पाकिस्तान में भय का वातावरण बना हुआ है। पाकिस्तान समझ गया है कि इंडियन आर्मी उसके किसी भी ठिकाने पर अटैक कर सकती है, इसीलिए वो रावलपिंडी से अपना आर्मी हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहा है। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान कह चुके हैं कि पाक आर्मी का हेडक्वार्टर कहीं भी हो, वो रहेगा हमारी रेंज में। इसीलिए डर के मारे पाकिस्तान की सरकार लोन के पैसों से अपना रक्षा बजट बढ़ा रही है। रावलपिंडी से खैबर तक पाकिस्तान की मारक क्षमता की खबर सुनकर वो मदद के लिए अब चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। और जब मुनीर के अफसरों को ये बात पता चली कि पाकिस्तान में अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है, तो वो डर के मारे परेशान है। Would you just like to say that India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth? So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they're all within range. Okay. So it's like this, that our job is to protect our sovereignty, our people, and if we've been able to ensure that no harm has come anywhere, I think it's tremendous satisfaction for the defense services of the country. लेफ्टिनेंट सुमेर इवान का बयान और पाकिस्तान के डर का बढ़ता ग्राफ आपने देख लिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इंडियन आर्मी ये दावा किस आधार पर कर रही है कि पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है। ये आपको जानना जरूरी है। यानी वो कौन से घातक हथियार हैं जिनका नाम सुनकर पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान इस बात से भी परेशान है कि भारत कैसे अपने आप को डिफेंड कर रहा है और उसके बाद अटैक कर रहा है। और जो हथियारों को लेकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है रेंज के अलावा, उनमें सबसे पहला नाम है आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम का, जो भारत की रेंज को प्रोटेक्ट करता है। इसे आसमान का भेद कवच कहा जा सकता है। यह एक अर्ली वार्निंग और शॉर्ट रेंज रेडार सिस्टम है, साथ ही अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस होता है। इसी आकाश तीर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई हवाई हमलों को नाकाम कर दिया, और जब जब उसके ड्रोन्स और मिसाइलों ने भारत की सीमा को लांघने की कोशिश की तो आकाश तीर ने उन्हें राख कर दिया। पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाला दूसरा हथियार है ईगल शोल्डर फायर्ड मिसाइल। यह कुछ वैसा ही है जैसा आपने यूक्रेन युद्ध में मैन पैड्स या स्ट्रिंगर मिसाइल्स को देखा था। इसे आसमान का शिकारी कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने तमाम पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया, और इसकी बदौलत पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हमारी वायु सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए थे।
इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसे किसी भी लोकेशन से फायर किया जा सकता है और निशाना इतना सटीक कि एक ही झटके में अपने टारगेट को नष्ट कर देती है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के इस घातक हथियार की मारक क्षमता का सबूत पाकिस्तान को मिल चुका है। अब बात करते हैं तीसरे हथियार की। यह है NSV मशीन गन। ये दुश्मन पर गोलियां नहीं, मौत बरसाती है। LOC पर तैनात भारतीय जवानों के हाथों में इस हथियार को देखकर दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। मशीन गन एक बार में 200 से 300 राउंड फायर कर सकती है। हर फॉरवर्ड पोस्ट पर इस मशीन गन के साथ 2400 घंटे जवान तैनात है। इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी फॉरवर्ड पोस्ट से जवानों को दुश्मन की जरा सी भी हलचल नजर आई तो ये मशीन गन उसे तुरंत शांत कर देती है। टीम 9 भारतवर्ष की टीम LOC से महज 150 मीटर की दूरी तक उस इलाके में गई जहां से इन घातक हथियारों का जलवा पूरे पाकिस्तान में देखा। हमारे पास हथियार भी है, तकनीक भी है और जज्बा भी। इसीलिए इंडियन आर्मी कह रही है कि पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में। भारत माता की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 12,000 फीट की ऊंचाई पर। मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से सीधे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का इलाका। इस ऑपरेशन में हमारी बटालियन के जवानों ने दुश्मन के हर मंसूबे को ध्वस्त किया और मातृभूमि की रक्षा का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया है। अभी भी आप जवान देखिए, बेहद ज्यादा अलर्ट है। लगातार दुश्मन पर निगाहें हैं क्योंकि दुश्मन यानी पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। सामने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का इलाका भी आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। इसलिए भारतीय सेना सतर्क और तैयार है और अगर फिर से चुनौती दी गई तो हम फिर से जवाब देंगे। आप मेरे पीछे ये जो डिफेंस सिस्टम देख रहे हैं ये L-70 गन है, जिसको खास तौर से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर देखा जा रहा है और दुश्मन के एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको तैनात किया गया है। ये आकाश तीर सिस्टम है। आकाश तीर सिस्टम खास तौर से सरफेस टू एयर टारगेट करने का काम करता है और यहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आकाश तीर एक भारतीय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो भारतीय सेना द्वारा उपयोग की जाती है। ये प्रणाली आकाश मिसाइलों से लैस है जो दुश्मन के जो एरियल टारगेट्स होते हैं, खासतौर से उनके जो विमान होते हैं, उनके जो ड्रोन्स होते हैं या उनके हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। हमारा काम था दुश्मन के टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को इंगेज करना और उन्हें बर्बाद करना। इसके लिए हमने एडिक्वेट प्लानिंग करी थी और इस सब को हमने दिए गए टाइम पे उनको डिस्ट्रॉय किया। जब हम बात करते हैं कि पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है तो कई ऐसे वेपन हैं जो भारत ने अभी तक इस्तेमाल तक नहीं किए। जैसे पृथ्वी मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल के अलग अलग वेरिएशन है। अग्नि मिसाइल है जिसका हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया है। हमारा भीष्म टैंक है जिसका हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे पेनिट्रेटिव ड्रोन्स हमारे पास हैं। हमारे पास अमेरिका से लिए वो ड्रोन्स हैं जो कहीं पर भी जा सकते हैं, काफ़ी देर तक काफ़ी ऊंचाई पर रह सकते हैं। इन सब का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, लेकिन इन सब से पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी हमला किया जा सकता है। और फिर हमारी सैटेलाइट्स जो पाकिस्तान में दूर दराज की एक चिड़िया को भी पकड़ सकते हैं। लश्कर का आतंकी आमिर हमजा जख्मी हो गया है। जख्मी हमजा लाहौर के अस्पताल में भर्ती है। लश्कर का सह संस्थापक है आमिर हमजा। अपने घर में घायल हालत में मिला आमिर हमजा, हाफिज सईद का करीबी आतंकी आमिर हमजा। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं तेजी से 9 बड़ी खबरें, जरा ध्यान से देखिएगा। देश के कई राज्यों में फिर से कोरोना का असर दिख रहा है। अब तक भारत में कुल 257 मरीज सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 69 मरीज केरल में मिले हैं। केरल के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, जबकि तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। एशियाई देशों में कोरोना से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। विदेश जा रहे 3 डेलीगेशन के सदस्यों के साथ आज 1.5 घंटे तक बैठक चली। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग दी। सदस्यों को पहलगाम आतंकी हमले से लेकर अब तक भारत सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के झूठ, प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार को एक्सपोज करने पर चर्चा हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश जाने के लिए बने डेलीगेशन में टीएमसी से अभिषेक बनर्जी को शामिल किया गया। यूसुफ पठान की जगह ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक विदेश जाएंगे। किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी से बात की, जिसमें ममता ने अभिषेक बनर्जी का नाम दे दिया है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में नई जानकारियां सामने आई हैं। जांच में पता चला है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के साथ
चैट डिलीट कर दी गई। शक है कि चैट में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र था। ज्योति और आईएसआई एजेंट की व्हाट्सएप चैट भी मिली है। ज्योति का बांग्लादेश कनेक्शन भी पता चला है। उत्तराखंड के सभी मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को मदरसे के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। नए पाठ्यक्रम में भारतीय सेना की वीरता और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणादायक कहानी होगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि यह देवभूमि उत्तराखंड है, जिसे सैन्य धाम के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का आज विस्तार किया गया। एनसीपी अजीत पवार गुट के सीनियर नेता छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ली। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद से ही यह पद खाली था। मुंबई के सटे कल्याण में एक इमारत की छत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। यह घटना रुनवाल नाम की 40 मंजिला इमारत में हुई। मरने वाले सभी मजदूर थे जो इमारत की छत पर काम करके लिफ्ट से नीचे आ रहे थे। सरकार ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। मुंबई और पुणे समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 4 से 5 दिनों तक कई इलाकों में इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। इसके अलावा कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों की कल और परसों तक तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। यूपी में निजी कंपनियों ने बिजली की दरें 30% तक बढ़ाने की तैयारी कर ली है। बिजली कंपनियों ने 2025-26 के लिए विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा। इसमें करीब 12,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखा गया है। इसकी भरपाई के लिए आयोग से गुहार लगाई गई है। अगर यह सिफारिश मान ली गई तो इससे 3.5 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित होंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सैन्य तनाव की आंच की भले ही थोड़ी धीमी दिख रही हो, लेकिन राजनीतिक तनाव का लेवल बहुत हाई है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल और एस जयशंकर के बयान पर जारी विवाद के बीच आज 2 तस्वीर को लेकर राजनीतिक फिक्र बढ़ाने वाली बिग फाइट हुई है। यह तस्वीर बीजेपी के प्रिंटर से निकली, जिनमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पाकिस्तानी प्रेमी बताने की भरपूर कोशिश की गई। पहला पोस्टर रिलीज हुआ सुबह 9:50 पर। एक ही तस्वीर में 2 किरदारों को दिखाने की कोशिश, एक पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर और दूसरे राहुल गांधी। दोनों के आधे चेहरे को मर्ज करके पोस्टर तैयार किया गया। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके समर्थकों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी। वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए। आखिर में अमित मालवीय ने लिखा, राहुल गांधी के लिए आगे क्या है, निशाने पाकिस्तान। इस पोस्ट के 40 मिनट बाद 10:36 पर अमित मालवीय ने एक और पोस्ट किया। इसमें राहुल गांधी को एक शख्स के ऊपर खड़े होकर भारतीय बेस में झांकते हुए दिखाया गया। जिस शख्स के कंधे पर वो खड़े हैं उसने पाकिस्तानी झंडे वाले हरे रंग की टाई पहनी है। यह दिखाने की कोशिश है कि वो पाकिस्तान का है। शायद कुछ शहबाज शरीफ जैसा दिखाया गया है। और इस पोस्टर में राहुल की तरफ से सवाल उछाला गया कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए, जिसके ऊपर उसको खड़ा किया गया है। वहां से यह कहते दिखाया गया कि जोर से पूछो। इस पोस्टर के साथ अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी नए युग के मीर जाफर हैं। अमित मालवीय जिस मीर जाफर का नाम ले रहे हैं, इतिहास में उसे गद्दारी का दूसरा नाम माना जाता है। उसने ऐसी गद्दारी की थी कि उसकी हवेली का नाम नमक हराम की हवेली पड़ गया था। मीर जाफर मुगल जनरल था। 1757 की प्लासी की लड़ाई में उसने अंग्रेजों से मिलकर नवाब सिराजुद्दीन के साथ विश्वासघात किया था। अमित मालवीय इसी संदर्भ में राहुल गांधी को दिखाना चाहते हैं। बीजेपी के 2 पोस्टर के जवाब में कांग्रेस की तरफ से भी 2 पोस्टर जारी हुए। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में विदेश मंत्री एस जयशंकर फोन पर है। वो कह रहे हैं, सुरक्षित रहिए जनाब। साथ में पीएम मोदी उन्हें जोर से बोलने का निर्देश देते हुए दिख रहे हैं। इस पोस्टर के साथ पवन खेड़ा ने लिखा है कि क्या जयशंकर नए युग के जयचंद हैं। मीर जाफर की तरह जयचंद को भी गद्दारी का सिंबल माना जाता है। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। राजनीति में अक्सर इन लोगों के नाम लेकर विरोधियों को टारगेट किया जाता है। वैसे एक तस्वीर बिहार कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें नवाज शरीफ और पीएम मोदी को दिखाया गया। इसमें दोनों के आधे आधे चेहरे दिखाते हुए लिखा गया है कि एक बिरयानी देश पर भारी। इन पोस्टर के बाद बयानों की फायरिंग शुरू हो गई। कुछ पोस्टर भी आए
और दोनों दलों ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए। निशाने पाकिस्तान इस देश के एक नेता को मिला अब तक, वो इन्हीं से संबंधित मोरारजी देसाई थे, जो जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, जनसंघ और सब मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनाए थे। इनकी हिम्मत कैसे होती है इस तरह की बातें करने की? इनको बोलिए औकात में रहें, मुंह न खोलें। कुछ लोग पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स की भूमिका में आ गए हैं और उनको लगता है कि इस तरह के सवाल और बवाल की जो जुगलबंदी के जरिए वो कहीं पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो पूरी तरह से धूल धूसरित हो रही है। लड़ाई पाकिस्तान से है, लड़ाई आतंकियों से है। मोर्चा विपक्ष के खिलाफ खोला हुआ है, उस विपक्ष के खिलाफ जिसने आपका 100% सहयोग किया। लेकिन अब अगर आप लीपापोती करिएगा, अब अगर आप अमेरिका के सामने मुंह नहीं खोल पाइएगा, 5-5 बार अमेरिका बोल रहा है कि हमने सीज फायर कराया, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस की फितरत है और विशेष रूप से ये जो आज की कांग्रेस जो चली आ रही है, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी उसके लीडर हैं और वो इस फितरत को जताते भी हैं कि मैं भारत पे विश्वास नहीं करता, भारत के डीजीएमओ पे नहीं विश्वास करता, विदेश मंत्रालय पे नहीं करता, मैं पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पे क्या चल रहा है मैं उस पे विश्वास करता हूँ। ये इनकी फितरत है। पूरा समर्थन सारी विपक्ष की दल दे रहे हैं और ये भी दिख रहा है कैसे विपक्ष अपनी पर्सनल डिफरेंसेस को छोड़कर देश हित में पूरी दुनिया में जा रहे हैं। उस समय पे अमित मालवीय जी को इस तरीके की बयानबाजी एलओपी के बारे में करने में मैं मानती हूँ गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द थिंग्स दैट आर बीइंग डन। बीजेपी जहां राहुल गांधी के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो कांग्रेस भी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने 10 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है जो बीजेपी और सरकार से पूछे जाएंगे। पार्टी ये सवाल जनता के बीच लेकर जाएगी। इन सवालों के केंद्र में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर है। सरकार से यह पूछा जाएगा कि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के पीछे क्या कारण रहे। आतंकी हमले से कुछ दिन पहले ही पहलगाम में सुरक्षा में ढील क्यों दी गई? पहलगाम हमले में शामिल आतंकी अब तक क्यों नहीं मारे या पकड़े गए? क्या ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लड़ाकू विमान भी मारे गए? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को क्यों दे दी थी? ऑपरेशन सिंदूर में अजहर मसूद और हाफिज सईद जैसे आतंकी कैसे बच निकले? पाकिस्तान के साथ सीज फायर की क्या शर्तें रखी गई? सीज फायर कराने के पीछे क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था? प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से क्यों बचते रहे? सभी दलों की मांग पर सरकार संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रही? फिक्र में अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। जिस रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के वादे के साथ ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस तक पहुंचे, वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। 24 घंटे का वादा किया था इन्होंने। रूस और यूक्रेन में शांति वार्ता एक बार फिर नाकाम हो चुकी है। ट्रंप ने इस सीजफायर के लिए पुतिन से 2 घंटे तक फोन पर बात की। इसके बावजूद पुतिन नहीं माने, वो अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। इस पर हम आपको फिक्र की डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले बात ट्रंप की। इन दिनों ट्रंप की जुबान पर एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, वो शब्द सीजफायर। ट्रंप कहते हैं कि वो शांति के संदेश के साथ दोबारा व्हाइट हाउस तक पहुंचे, लेकिन खुद ट्रंप नहीं जानते कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। ट्रंप अपनी हर कोशिश में नाकाम रहे। रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की हर कोशिश नाकाम हुई। इजराइल अब भी गाजा पर बमबारी कर रहा है। और तो और ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का क्रेडिट भी लेने की कोशिश की है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने तो चेतावनी तक दे डाली है कि अगर ट्रंप ऐसे ही करते रहे तो अमेरिका की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। लेकिन ट्रंप नहीं मान रहे। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप सीजफायर का पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं। क्या ट्रंप पूरी दुनिया में आग बुझाने के इकलौते ठेकेदार हैं? क्या सीजफायर के स्वयंभू फायर फाइटर डोनाल्ड ट्रंप है? आग कहीं भी लगी हो बुझाएंगे ट्रंप ही। क्या ट्रंप के मन में नोबेल शांति पुरस्कार के लड्डू फूट रहे हैं? और इसी सीजफायर का पोस्टर बॉय बनने की चाहत में ट्रंप ने कई कोशिशें भी की, लेकिन कोई भी ट्रंप की नहीं सुन रहा है। आज आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप ने चाणक्य के नीति शास्त्र की साम दाम दंड भेद की नीति भी अपना ली, लेकिन युद्ध फिर भी नहीं रुकवा पाए। ये वो नीति है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या राज्य से अपना कार्य निकलवाने या उसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसे फिक्र की फाइल से समझने की कोशिश करेंगे। साम का अर्थ होता है बातचीत और समझौते से राजी करना, लेकिन ट्रंप इन कोशिशों में नाकाम रहे। ट्रंप ने दाम की नीति अपनाई, यानी यूक्रेन को धन देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन का भविष्य उनके हाथों में है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की एक नहीं सुनी और ट्रंप नाकाम हो गए।
ट्रंप ने दंड यानी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं सुना। इसके अलावा ट्रंप ने भेद की नीति भी अपनाई। उन्होंने सीधे यूरोप से दुश्मनी ले ली। कई यूरोपीय देश ट्रंप से नाराज हो गए, लेकिन इसका रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। युद्ध अभी भी जारी है। सीजफायर का पोस्टर बॉय बनने की चाहत में ट्रंप ने बहुत कुछ किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ट्रंप ने वॉशिंगटन, रोम, पेरिस, लंदन और इस्तांबुल में सीजफायर को लेकर कई मीटिंग करवाई, लेकिन नाकाम रहे। ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की से 4 बार फोन पर बात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर मुलाकात की, लेकिन उल्टा जेलेंस्की की ही बेइज्जती कर डाली। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन पर दबाव बनाया, धमकी भी दी। ट्रंप ने पुतिन को मनाने के लिए अपने दूत स्टीव विटकॉफ को रूस भेजा। यहां तक कि ट्रंप ने यूक्रेन से मिनरल्स की डील की, साथ ही रूस पर और कड़े प्रतिबंधों की धमकी दी, लेकिन ट्रंप की इन सारी कोशिशों का नतीजा शून्य रहा और एक बार फिर रूस यूक्रेन में सीजफायर पर कोई बात नहीं बन पाई। आखिर कैसे ट्रंप का सीजफायर के पोस्टर बनने का सपना एक सपना ही रह जाएगा, फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए की जा रही कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो गई। इस्तांबुल में शांति वार्ता असफल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में 2 घंटे तक फोन पर बात हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसके लिए पुतिन ने कई शर्तें रखी हैं। वो शर्तें भी देख लेते हैं। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों से यूक्रेनी सेना हट जाए, डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, जेपोरिजिया से सेना हटे। डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, जेपोरिजिया रूस का हिस्सा। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद को छोड़ दे। यूक्रेनी सेना की नई सैन्य भर्ती और ट्रेनिंग पर रोक लगे। रूस पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटे। वहीं ट्रंप से फोन पर बात करने के बाद पुतिन ने कहा कि संघर्ष के मूल कारण को खत्म करना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की ने कहा है कि सीज फायर पर फाइनल बात तभी हो सकती है जब इस बातचीत में अमेरिका के अलावा यूरोप के देशों को भी शामिल किया जाए। पुतिन से फोन पर बात करने के बाद ट्रंप ने यूरोपीय देशों के लीडर्स से भी बात की। इसके बाद यह तय हुआ कि यूरोप अब रूस पर सीज फायर का दबाव बनाएगा। इस बीच ट्रंप ने सीज फायर पर पुतिन और जेलेंस्की को वार्निंग दे डाली है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि यह अमेरिका का युद्ध नहीं है। ट्रंप की 1000 कोशिशों के बाद भी न यूक्रेन झुकने को तैयार है और न ही रूस शांति समझौते के पक्ष में दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देश जल्द ही नए सिरे से बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि तब तक रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर भीषण बारूदी वर्षा करते रहेंगे। और अब बात करते हैं बलूचिस्तान के बलोच विद्रोहियों की, जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन मुनीर की आर्मी से उनकी जंग जारी है। आए दिन पाकिस्तानी सैनिक बलोच विद्रोहियों के हाथों मारे जा रहे हैं। ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 लॉन्च करने के बाद तो बलोच लिबरेशन आर्मी पूरी तरह मुनीर के सैनिकों पर हावी दिख रही है। आलम यह है कि जनरल मुनीर के हाथ से बलूचिस्तान फिसलता जा रहा है और उसे बचाने की कोशिश में पाकिस्तान के सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखें। ये पाकिस्तानी आर्मी की तबाही का ट्रेलर है। ये आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बने जनरल मुनीर के प्रमोशन के लिए बलोच विद्रोहियों का तोहफा है। ये वीडियो बलोच लिबरेशन फ्रंट ने जारी किया और दावा किया कि उसने पाकिस्तानी सैनिकों से भरी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पाक आर्मी पर हुआ यह हमला इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को एक संदेश है। संदेश ये कि भले ही पाकिस्तान के नक्शे में बलूचिस्तान उसका हिस्सा दिख रहा हो, लेकिन अब भूगोल भी बदलेगा और नया इतिहास भी लिखा जाएगा। आपको बता दें कि बलूचिस्तान के एक तरफ सिंध और पंजाब प्रांत हैं, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान और ईरान की सीमा लगती है। पाकिस्तान की आबादी में बलूचिस्तान की हिस्सेदारी महज 5% है, लेकिन पाकिस्तान की कुल जमीन का करीब 44% हिस्सा अकेले बलूचिस्तान के पास है। यानी बलूचिस्तान अगर शहबाज के हाथ से फिसला तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा भूभाग खो देगा।
और मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का नक्शा जितना बड़ा दिखता है, बाद में सिमटकर वो लगभग आधा रह जाएगा। शहबाज और मुनीर इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि बलूचिस्तान उनके लिए खजाने से भरी तिजोरी है। बलूचिस्तान के पास करीब $1 ट्रिलियन की खनिज संपदा है। इनमें तांबा, सोना, कोयला, लोहा, मार्बल और लाइमस्टोन समेत कई कीमती खनिज शामिल हैं। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ्रूट बास्केट भी कहा जाता है। सर्दियों में होने वाले 60% फल इसी इलाके से आते हैं। 40% सब्जियों की सप्लाई भी बलूचिस्तान से होती है। 90% अंगूर और चेरी की सप्लाई इस अकेले प्रांत से होती है। पाकिस्तान के मार्बल निर्यात में 90% हिस्सेदारी बलूचिस्तान की है। इसलिए शहबाज और मुनीर दोनों ही इस खजाने पर पहरा दे रहे हैं। लेकिन बलोच विद्रोहियों के हमलों की तीव्रता बता रही है कि किसी भी पहर सारे पहरों को तोड़कर वो बलूचिस्तान को शहबाज की मुट्ठी से छीन लेंगे और पाकिस्तान के वजीर आजम हाथ मलते रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब एक अपडेट सुप्रीम कोर्ट का ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन कानून 2025 पर विस्तार से सुनवाई हुई। सीजेआई BR गवाई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई ने जो टिप्पणी की वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता का एक अनुमान होता है। किसी अधिनियम पर रोक लगाने या अंतरिम राहत के लिए एक मजबूत और स्पष्ट आधार पेश करना होगा, अन्यथा संवैधानिकता का अनुमान बना रहेगा। सीजेआई गवाई ने यह तब कहा जब कपिल सिब्बल अपना पक्ष रख रहे थे। इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाओं पर सुनवाई को 3 मुद्दों तक सीमित रखने की मांग की। ये मुद्दे हैं वक्फ संपत्तियों की डी-नोटिफिकेशन प्रक्रिया, वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम समुदायों की नियुक्ति और सरकारी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करना। केंद्र के आश्वासन के मुताबिक इन मुद्दों पर अभी यथास्थिति बनी हुई है। तुषार मेहता की इस मांग का वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ 3 मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वक्फ सिस्टम पर कब्जे से जुड़ा है। कपिल सिब्बल के मुताबिक इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को जब्त करना है। 2025 का कानून पुराने कानून से बिल्कुल अलग है। आज कानून के खिलाफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। सरकार कल अपना पक्ष रखेगी।